गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग श्वेता, दिनेश, सौरभ, ऋतिक, एवरीवन। चलिए भाई, तो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था, एक्चुअली वहां पर थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही थी क्लास में बार बार, क्योंकि क्लास में इंटरनेट कनेक्टिविटी रुक जा रही थी। इसीलिए हमारी क्लास को एट द एंड उसको कंप्लीट करना पड़ा था, और उसके बाद हमने जो प्रैक्टिस करने की बात कही थी वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बार क्विकली रिवाइज कराने वाला हूं कि लास्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था। दूसरी इंफॉर्मेशन की फिर मैं उस पर जो बेस क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था कराने के लिए कि आपने 5 मिनट में मुझे क्वेश्चंस करके दिखाने हैं सारे, जिनसे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और देन उसके बाद मैं आज की क्लास में कंटेंट की शुरुआत करूंगा। तो होपफुली आप लोग तैयार होंगे। मैं आपको 2 मिनट के अंदर सबसे पहले रिवीजन करा देता हूं। जल्दी से अपनी नोटबुक को निकाल लीजिए। जो लास्ट टाइम लिखा था उसमें क्या क्या था देखिएगा भाई। ये आपकी ही लास्ट क्लास की फाइल है, याद रखिएगा। उसी को मैं रिवाइज करा रहा हूं 2 मिनट के लिए। देखो, हमने बात की थी कि जब हमारे पास पैसा हो और हम उस पैसे को किसी के पास इन्वेस्ट कर दें, किसी कंपनी के पास, किसी गवर्नमेंट के पास, किसी बैंक के पास, अगर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वहां से और इनकम जनरेट करते हैं, उसको फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट किया जाता है इसमें। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं कि विद इन ए ईयर हमें हमारा पैसा वापस आ जाए, तो उसको मनी मार्केट कहते हैं, जिसको आरबीआई चलाता है। और इसमें मैंने आपको बोला था कि बेसिक तौर पर कि उसमें ट्रेजरी बिल होगा, उसमें कैश मैनेजमेंट बिल होगा, उसमें कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वेज एंड मीन एडवांस होंगे। ये सब वो होंगे जो 1 साल के अंदर अंदर आपके पूरे हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कैपिटल मार्केट जो 1 साल से अबव टाइम के लिए होगी, और उस 1 साल से अबव टाइम पीरियड को सेबी करेगा। और ये सेबी होने वाला है, देखो याद रखना, इसमें शेयर होगा, डिबेंचर होगा, इसमें बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और पार्टिसिपेटरी नोट होंगे। अभी आपने सिर्फ इतना क्लासिफाई किया इसमें कि क्या क्या मनी मार्केट में होगा और क्या क्या कैपिटल मार्केट में होगा। पहली बात हुई। दूसरी बात मैंने कहा सेबी क्या है और उसके काम क्या क्या है। देखो, मैंने बताया सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 1988 में बना है, लेकिन कानून 4 साल बाद 92 में पास हुआ है, और तब उसे वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। अध्यक्ष कौन है ये याद रखेंगे, माधवीपुरी बच है उनका नाम। और इसके अंदर जो भी अपॉइंट होगा वो भारत सरकार अपॉइंट करेगी। लेकिन मैंने कहा था कि उचित व्यापार हो, फेयर ट्रेड हो तो उसको बढ़ाना है, अनुचित या इलीगल हो तो उसको कम करना है। ये 2 चीजें याद रखना। शेयर बाजार की जानकारी लोगों को पहुंचाना है। जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, इन्वेस्टर, उनका ध्यान रखना। ये सेबी के काम होंगे। तो यानी हर अच्छी चीज को बढ़ाना और खराब चीज को रोकने का काम है सेबी का। अच्छी सेवाएं देना जो है, ब्रोकर सेवाएं, वो भी सेबी का काम होगा। अच्छा, फिर हमारे पास आया था सर ट्रेजरी बिल क्या होता। मैंने कहा था अगर मैं अपने पैसे को भारत सरकार को दूं और भारत सरकार मुझसे पैसा 91 दिन, 182 और 364 दिन के लिए ले, तो इतने समय के बाद जब वो मुझे मेरा पैसा वापस करेगी तो उस बिल को कहा जाएगा ट्रेजरी बिल। और अगर ये पैसा 91 दिनों से कम के लिए लेगी सरकार हमारी, और भारत सरकार, राज्य सरकार नहीं कोई, तो उसको बोलेंगे कैश मैनेजमेंट बिल। और ये जो बिल्स होंगे हमें इन्वेस्टमेंट करने पर हमें प्रॉफिट देंगे, लेकिन इसे इंटरेस्ट नहीं मिलता यहां पर। तो आपको पता है जहां इंटरेस्ट नहीं मिलता वहां पर प्रॉफिट मिलेगा, यानी इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, या फिर वहां पर डिस्काउंट मिलेगा। अब यहां क्योंकि इंटरेस्ट नहीं मिलता है मुझे, यानी मैंने यहां 25,000 या 50,000 या 75,000 रुपए लगा दिए, तो मुझे इस पर ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि ये 50,000 वाली चीज ही पहले मुझे कम में मिलेगी, बाद में पूरे 50 मिलेंगे। 25 का है तो पहले 25 से कम में मिलेगा, बाद में पूरे 25 मिलेंगे। तो यहां डिस्काउंट मिलता है एक्चुअल में, वही मेरा प्रॉफिट होता है। अब क्योंकि ट्रेजरी बिल को सरकार करती है, तो ट्रेजरी बिल क्योंकि सरकार करती है इसलिए इसको सिक्योर माना जाता है। अच्छा, अगर मैं गवर्नमेंट को नहीं देता हूं पैसा, फिर क्या कर सकता हूं, कंपनी को दे दूं किसी। अगर मैं किसी कंपनी, मतलब बड़ी कंपनी, 4 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी, किसी बड़ी कंपनी को पैसा दूंगा, तो बड़ी कंपनी जो होगी मुझे जो कागज देगी कि भाई मैं 15 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए उसके पास रखूंगा पैसा, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, उस कागज को बोलते हैं कमर्शियल पेपर। मतलब 2 कागज हैं, एक सरकार का दिया हुआ और एक, विवेक बात समझो, एक सरकार का दिया हुआ कागज है और एक किसी कंपनी का दिया हुआ।
सरकार के दिए हुए कागज को सिक्योर कहते हैं, कंपनी के कागज को अनसिक्योर कहते हैं। सरकार ने जो कागज इशू करा है वो क्या कहलाएगा? ट्रेजरी बिल। कंपनी ने जो करा उसे क्या कहोगे? कमर्शियल पेपर। ये दोनों इन्वेस्टमेंट है, पर दोनों में फर्क है, एक कंपनी का और एक सरकार का होगा। यही पैसा मैं तीसरे बैंक में रख दूं अगर, तो क्या होगा? हम इस पैसे को बैंक में भी रख सकते हैं, बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक जो कागज देगा उसे कहेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तीनों में फर्क समझ में आ रहा है? तीनों को इश्यू करने वाली अथॉरिटीज अलग अलग है। अच्छा, मेरी बात समझना अभी। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन हुई। और एक लास्ट जब नेट रुका था हमारा, जब हमारी सरकार, जो केंद्र और राज्य दो सरकार हमारी हैं, इनको आरबीआई से उधार लेना होता है। इसको अगर आपने लिखा था यानी पता नहीं, क्योंकि नेट रुक गया था अचानक से, तो आप देखोगे कि हमारी जो केंद्र की और राज्य की सरकार होती हैं वो उधार किससे लेती हैं? आरबीआई से लेती हैं। और जब आरबीआई से उधार लेती है हमारी सरकारें, तो उसके बदले उनको ब्याज देना होता है। कितना? जितना रेपो रेट होता है। याद रखना अभी कितना है? 6.5% है अभी। यानी अगर सरकार आरबीआई से उधार ले तो उसको 6.5% का ब्याज देना होता है। इसको वेज एंड मीन एडवांस कहते हैं, ये इसका नाम होता है। अब मुझे अगले 5 मिनट दीजिए बस, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं थोड़े से। आपने पिछली क्लास के नोटबुक को लिखा होगा, इसको आप लिख लेना 1 मिनट भाई, 1 मिनट लिख लेना बस। उसके बाद अपना मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है? इस वाले को लिख लीजिए कि इसके तहत आरबीआई जो है वो केंद्र और राज्य सरकार को उधार देता है, जो कि ब्याज के कितना होगा? रेपो रेट जितना, 90 डेज तक के लिए, 90 दिनों के लिए। कैश ऑफ डिपॉजिट नहीं है भाई। सर ये नोट किस में करना है भाई? जो आपने लास्ट क्लास में नोट किया था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किया था, उसके बाद अगले वाले में। आशीष, कैश ऑफ डिपॉजिट तो कुछ नहीं था हमारा, सीओडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट था। देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया यहां पर, उसके बाद अब आपको नेक्स्ट करना है, उसके बाद नोट करना है, के बाद ही नोट करना है। बिल्कुल भाई, चलिए। आरबीआई प्रोवाइड लोन टू, बिल्कुल, आरबीआई प्रोवाइड लोन टू, आरबीआई प्रोवाइड लोन टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है, इसका मतलब है, यहां पर लिख रहा हूं फर्स्ट लाइन, आरबीआई प्रोवाइड लोन टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और ये कितने दिन का? सेकेंड लाइन मींस अप टू 90 डेज, 90 दिनों तक के लिए, इसका मतलब। सेकेंड पॉइंट। और किस पर? रेपो रेट। अब मुझे 2 मिनट दीजिए भाई, बहुत प्यार से समझिए, जितना कहूं उतना सुनिएगा ध्यान से और बताइए मुझे। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए पहले। रेपो रेट अभी 6.5% है, अभी के डेट में, वो बढ़ता घटता रहता है, अभी 6.5 है। चलिए इस सवाल को करिए कि इनमें से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें क्या क्या आता है। चलिए, क्या सवाल आपका जवाब बनना चाहिए आपके हिसाब से? फाइनेंशियल मार्केट में जो होगा वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा, चाहे वो मनी मार्केट हो या कैपिटल मार्केट, इससे फर्क नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट में जो होगा वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नोटबुक चेक कर लीजिए अपनी और क्वेश्चन का जवाब देते रहिए मुझे। सर बॉन्ड होगा, आपने बताया, इसको बॉन्ड को लिखा है आपने कैपिटल मार्केट में, शेयर को भी लिखा है कैपिटल मार्केट में, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा आपने। फिक्स्ड डिपॉजिट तो बैंक में होने वाला एक जमा होता है जो नॉर्मली कोई भी कराता है, ये मार्केट नहीं, ये बैंकिंग है भाई। आगे अब प्रियांशु हम देखेंगे अभी भाई, एक बार मैं एग्जैक्टली देखकर ही बताऊंगा। तो 1 और 2 जो होंगे, ये दोनों हमारे क्या होंगे भाई? ये हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं था भाई, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट था। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता तो माना जाता, कमर्शियल पेपर होता तो माना जाता, तो पहला और दूसरा ही सही होगा। बात क्लियर है? इस क्वेश्चन नंबर 6 का पहला होगा।
अच्छा, दूसरा देखते हैं ध्यान से। इनमें से कौन सा भारत में पूंजी बाजार के लिए नियामक निकाय है? कौन सा कैपिटल मार्केट के लिए रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेट करती है उसको? बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? रेगुलेटरी बॉडी होगी कैपिटल मार्केट के केस में, वो कौन सी होगी? तो अब आपको याद करना है सर, आरबीआई अगर होगा तो किस केस में होगा? मनी मार्केट के केस में आरबीआई होगा, और कैपिटल मार्केट के केस में बिल्कुल सही आंसर आप कर रहे हो मुझे कि सब ही होंगे। नहीं भाई, लगने से कुछ नहीं होता, आपको कोशिश करनी है, सीखने की बात कर रही है अभी। तो आपने कहा सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो इसका नियामक होगा मन कैपिटल मार्केट। कौन सा एनडीए वगैरह भाई अब कर लोगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं उसमें। सेबी के बारे में असत्य है, सेबी के बारे में क्या असत्य है? बताइए क्या है यहां? बिल्कुल सुबोध, सब इंक्लूडेड होगा इसमें, सुबोध भाई इंक्लूडेड होगा, आप बिल्कुल सोचिए मत उस बारे में। अब देखिए, सेबी एक स्टेचुटरी वैधानिक बॉडी है जी, सही है। सेबी 1992 में कानून लाया गया था, ये सही है। अब सेबी नॉन स्टेचुटरी है, ये गलत है। अब क्योंकि सवाल में गलत पूछा है तो इसका जवाब आप लगाओगे, सी लगाकर आओगे सर, क्योंकि सी गलत है, ये नॉन स्टेचुटरी नहीं है, तो कानून हो चुका है, स्टेचुटरी हो चुकी है। इनमें से कौन कौन सा मुद्रा बाजार में, मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट है भाई? बताइए, इनमें कौन कौन सा मुद्रा बाजार में मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट होगा? मनी मार्केट में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा मुद्रा बाजार में? अब देखिए, सोचिए मनी मार्केट में क्या क्या था। कमर्शियल पेपर था, ट्रेजरी बिल भी था, और कैश मैनेजमेंट बिल भी था मनी मार्केट में। लेकिन मनी मार्केट में म्यूचुअल फंड नहीं था। क्यों? क्योंकि सर म्यूचुअल फंड तो हमारा कैपिटल मार्केट में था, हमने देखा इस बात को। शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड वाला जो म्यूचुअल फंड में था, इसका मतलब है 1, 3 और 4 सही हो। दिवित, सौरभ, पवन, शिवम सबका सही है। 1, 3 और 4 जो होगा यहां क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो होगा, यानी कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट, ये तीनों जो होंगे ये होंगे हमारे मनी मार्केट में। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अजय भाई अगला क्वेश्चन। कौन सा बाजार 1 वर्ष से कम, अब बताइए, बस उसका नाम बताइए, जो बाजार 1 वर्ष से कम समय की अवधि का होता है उसके बारे में बताइए। 1 वर्ष से कम परिपक्वता रहती है जिसकी, वो कौन सा बाजार होता है? तो आपको पता है सर, बाजार तो दो ही बताए आपने, ये वाला तो कोई बाजार नहीं बताया, ये वाला कोई बाजार नहीं बताया। अगर 1 साल से कम कह रहा है तो मनी मार्केट, 1 साल से ज्यादा कहेगा तो पूंजी मार्केट। दो ही तो ऑप्शन दिए हैं भाई यहां पर। ग्लोबल मार्केट तो मैंने कोई टर्म ही नहीं बोला ना, मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट। 1 साल से कम, 1 साल से ज्यादा, तो मनी मार्केट हुआ। ये रियल एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है भाई, याद रखना, ये रियल एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। और अब आपके मन का मुझे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा डाउट कम हो रहा होगा, थोड़ा विश्वास बढ़ रहा होगा कि हाँ जी अब हम पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं। जरा इसको पढ़कर बताइए मुझे, सेबी के बारे में कौन सा कथन सही है? सेबी के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या काम है सेबी का, बताइए मुझे। मैं इसलिए कहता हूं ना, जब हम चीजों को स्किप करने लगते हैं ना, मतलब ये सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, और उसी दिन हमारा सिलेक्शन होना मुश्किल है भाई। सब कुछ सीखिए, पहले कॉन्सेप्ट अच्छा करिए, फिर प्रैक्टिस पर आइए, विश्वास अपने आप बढ़ेगा, लेकिन उतना टाइम देना होगा।
प्रियांशु आराम से भाई, बिल्कुल। चलिए, तो बताइए कौन सा कथन सही लगता है आपको, आराम से पढ़ लीजिए और ऑप्शन सारे पढ़ा करिए, ऑप्शन सारे पढ़ा करिए। सही क्या लगता है? सर इसका काम है जो निवेशक है उनके हितों की रक्षा करना, उनको फ्रॉड से बचाना, उनको अच्छी सेवाएं देना, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। ठीक है, अब पढ़िए भाई, ट्रेजरी बिल का टाइम कितना होता है? ट्रेजरी बिल कितने टाइम के लिए होता है? ट्रेजरी बिल जो भारत सरकार करती है उसका टाइम कितना होता है? क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कीजिए, आपके आंसर आगे पीछे आते हैं, पता नहीं रहता आप किसका आंसर कर रहे हो, क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं भाई। बताइए भाई, अनुज, विष्णु, अभिषेक, अभिजीत, शिवम, गुंजन। सर 14 दिन नहीं होता, 184 भी नहीं होता, 365 भी नहीं होता, कोई नहीं होता, इनमें सारे गलत है भाई, सारे गलत हैं, कोई सही नहीं है। क्योंकि 91 होता है, 182 होता है और 364 होता है। भाई ध्यान से देखो, इसमें ना तो 91 है, ना 182 है, ना 364 है, कोई नहीं है इसमें, सारे गलत भी तो हो सकते हैं, और ऑप्शन तो कहता है कि इनमें कोई सही नहीं है। नन ऑफ दीज होगा 19 का, कोई सही नहीं होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। सेबी किस काम के लिए जिम्मेदार नहीं है? सेबी किस काम के लिए जिम्मेदार नहीं है, बताइए भाई, क्या लगता है आपको सेबी किस काम के लिए जिम्मेदार नहीं है? चलिए, क्या जिम्मेदारी नहीं है? देखो भाई, फेयर प्रैक्टिस मतलब फेयर तरीके से कारोबार हो, ये सही है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हो, ये भी सही है। अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे, ये भी सही है। लेकिन निवेशकों की आय को बढ़ाए, ये सही नहीं है। देखो एक बात याद रखो, अगर सेबी का काम निवेशकों की आय में वृद्धि करना होता तो फिर किसी को नुकसान क्यों होता? आपने देखा है ना भाई, शेयर बाजार में लोगों का सब कुछ बिक जाता है। भाई शेयर बाजार में किसी को फायदा तो किसी को नुकसान भी होता है। सेबी का काम है आप अपने इन्वेस्टमेंट करो, सेबी का काम अच्छी सेवाएं देना है। जो जहां चाहे पैसा लगाए अपना, उसकी मर्जी है, वो प्रॉफिट में रहेगा, अब ये लॉस में रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो अच्छी सेवाएं देना, ब्रोकर सेवाएं देना, निवेशकों को सुरक्षा देना, अच्छा व्यवहार करना, उचित व्यापार करना। लेकिन निवेशकों की आय को बढ़ाने का काम निवेशक खुद करेगा, वो खुद डिसाइड करेगा कि उसे कहां लगाना है। देखो प्रैक्टिस से आपको ना बहुत सारे डाउट भी सॉल्व होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में डाउट को याद रखिएगा। सेबी का काम अच्छी सेवाएं देना, मैंने लिखवाया है, देखो ध्यान से फंक्शंस में। अच्छा, कंपनी के मुनाफे का, मुनाफा मतलब लाभ का, प्रॉफिट का, कंपनी के मुनाफे का जो हिस्सा है जो शेयर धारक को मिलता है, मतलब अगर कोई कंपनी में शेयर खरीदता है तो प्रॉफिट भी मिलेगा उसको, तो उस हिस्से को क्या कहते होंगे? याद करके बताओ, कुछ सोच के बताओ। जो भी लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको उसके बदले में क्या मिलता होगा? तब आप कहोगे सर उसको डिविडेंड कहते हैं, प्रॉफिट के उस हिस्से को डिविडेंड कहते हैं, प्रॉफिट का भाग कहते हैं जो शेयर धारक को मिलता है। इनमें से कौन सा सेबी का काम है? इसमें कौन सा सेबी का काम है, बताइए मुझे। सेबी क्या करता है? सेबी क्या करता है इसमें? कौन सा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का कार्य यानी सेबी का कार्य है?
अभी थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगी इस सवाल में, मैं आपको आगे बताऊंगा भाई। इस सवाल को मैं आगे बताता हूं, 2 मिनट मुझे दीजिएगा बस। देखो यहां पर सारे सही हैं, यहां पर सारे सही हैं, लेकिन अब आपको पता चलेगा हाँ ये बात सही है। अगर कोई हेरा फेरी करे उसकी जांच करना, कोई निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है तो उसको बढ़ाना, और अगर गलत तरीके से कर रहा है तो रोकना, और आंतरिक व्यापार को रोकना। मैं आगे बताऊंगा आंतरिक व्यापार क्या होता है, लेकिन अभी मान लो हाँ होता है सर कुछ। चलिए अभी बताता हूं मैं आपको क्या होगा भाई। एक दो क्वेश्चन और दिखाता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ट्रेजरी बिल का मैक्सिमम टाइम कितना होता है? ट्रेजरी बिल का मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है? आप कहोगे मैक्सिमम होता है 364, और 364 को हम 52 सप्ताह भी कह सकते हैं। कमर्शियल पेपर की न्यूनतम सीमा क्या होती है, यानी मिनिमम कितने अमाउंट का होता है? कमर्शियल पेपर का अमाउंट कितना होता है भाई? चलिए भाई, तो मिनिमम है 5 लाख। इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई, कहीं से कोई आंसर ढूंढो, कुछ तो मिलेगा ऐसा जो आंसर बनाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या लगता है भाई? आपने जैसे ही ये शब्द पढ़ा ना अनसिक्योर्ड, तो वैसे ही आपका जवाब आ गया कमर्शियल पेपर। जैसे ही शब्द पढ़ा अनसिक्योर्ड, जवाब हो गया कमर्शियल पेपर। क्योंकि सर सिक्योर होता है ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल सिक्योर होता है सौरभ। अनसिक्योर्ड पढ़ते ही जवाब आ गया कि इसका आंसर कमर्शियल पेपर होगा। चलिए भाई, तो ये तो आपकी क्लास के क्वेश्चन थे। अब मुझे एक बार बताइए भाई कि मैंने इतना जो टाइम लगाया आप लोगों के साथ, लगभग आधे घंटे की हम इस क्लास को अभी कर चुके हैं अप्रोक्स में, तो इन सारी क्लास को करने से आप में कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा या नहीं? और बढ़ गया हो तो आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। मैं आपको जो जो बताऊंगा उसको सुनते हुए चलेंगे। हर एक चीज मैं आपकी क्लियर करूंगा, उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और ये जितने क्वेश्चन अभी बाकी है ना वो सारे भी कराऊंगा। ये जितने भी क्वेश्चन अभी बाकी हैं वो सारे भी कराऊंगा, लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। बोलिए, तैयार है आप लोग सुनने के लिए? बताइए भाई, जल्दी से। तैयार हैं?
यस, थैंक यू। चलिए भाई, मजा आया, अच्छे सवाल है और रियल एग्जाम के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने बना दिए सिंपल भाषा में, असली एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है। अब मेरी बात को अगले 40-45 मिनट तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, गहराई से, और फिर मैं अगले 15 मिनट में आपको क्वेश्चन कराऊंगा दोबारा से, एंड देन इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे आज फिनिश करने की। ठीक है, अब जो मैं कहूं वो सुनते हुए चलिएगा, जहां डाउट लगे वहां पूछिएगा। तब देखो, सबसे पहले हम शेयर बाजार में कुछ फाइनेंशियल टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। ठीक है भाई, क्या आता है एग्जाम में कि ये जैसे पूछ लिया था फाइनेंशियल टर्म्स, लाइक आपसे एग्जाम में पूछेगा, जैसे पूछा था डीमेट क्या होता है। ठीक है भाई, डीमेट क्या है या डीमेट अकाउंट क्या होता है। देखो, अगर किसी को भी शेयर बाजार में डील करनी हो, अगर किसी को भी शेयर खरीदना हो, बेचना हो, पैसा कमाना हो, तो उसको शेयर बाजार से पहले एक बैंक में अकाउंट ओपन कराना होता है। और ये जनरली कोई ट्रेडर कंपनी भी खोल देती है, जैसे आपने आजकल देखा होगा, ग्रो ऐप आता है, अप स्टॉक्स आता है, और जीरोदा के नाम से और तमाम अलग अलग कंपनीज आती हैं। आप इसे बैंक में या किसी शेयर ट्रेडर कंपनी के पास खुलवाएंगे। इस अकाउंट की आवश्यकता किसके लिए होगी ये बताना है बस आपको एग्जाम में। तो अगर पूछेगा डीमेट अकाउंट क्या होता है, आप कहोगे ये खाता शेयर बाजार में लेन देन के लिए आवश्यक है। यानी अगर ये होगा तभी आप इसमें अकाउंट में डील कर सकते हो। ठीक है रोहित, इट इज रिक्वायर्ड फॉर शेयर मार्केट डीलिंग, ट्रेडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सेकंड पॉइंट है हमारा, बुल और बियर क्या होता है। बुल एंड बियर, तो एग्जाम में पूछेगा ये बुल और बियर शब्द क्या होते हैं। देखो, ये शब्द शेयर बाजार में प्रयोग होते हैं या उपयोग होते हैं। दीज वर्ड्स इन शेयर मार्केट। अब देखो इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी शेयर खरीदते हैं, किसी भी कंपनी में हिस्सा खरीदते हैं, तो अगर शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, तो जो बुल है, बुल जिसको हिंदी में तेजड़िया कहते हैं, तेजी पर है। तेजी पर होने का मतलब है इंक्रीज होना। तेजड़िया का मतलब, बुल का मतलब होता है इंक्रीज होना। शेयर बाजार की वैल्यू जब बढ़ेगी शेयर की, तो वो इंक्रीज करना कहलाएगा, और जब गिरती है तो उसको बियर यानी मंदड़िया कहते हैं। मंदड़िया यानी कि डिक्रीज करना। बस समझ में आ रही है? आपसे बस इतना ही पूछेगा कि ये शब्दों का उपयोग कहां होता है, आप कहोगे शेयर बाजार में। और ये क्या है शब्द, बुल बढ़ने को और बियर कम होने को दर्शाता है। अच्छा, तीसरी बात क्या है यहां पर, एक शब्द पूछेगा आपसे, डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड, तो याद रखो भाई, डिविडेंड जिसको हिंदी में लाभांश कहते हैं। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया आपको, कंपनी के लाभ का वह भाग का वो हिस्सा, वह भाग जो शेयर धारकों को दिया जाता है। जो भी इंसान कंपनी में शेयर खरीदेगा, शेयर धारकों को दिया जाता है। सिंपल हिंदी लिख रहा हूं बिल्कुल, या बांटा जाता, वितरित किया जाता है। यानी पार्ट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग शेयर होल्डर्स।
बात समझ में आ रही? बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, वो इसी तरह से मार्केट में डील किए उन्होंने, तो प्रॉफिट का वो हिस्सा हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक वर्ड आता है इनसाइडर ट्रेडिंग। किसे कहते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मैंने अभी बताया था ना, पीछे आया था इनसाइडर ट्रेडिंग। इसे हिंदी में कहते हैं आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति कंपनी के अंदर गलत तरीके से व्यापार करता है, कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन किसी को लीक कर देता है, मान लो कंपनी क्या फैसला करने वाली है वो पहले से किसी को बता देता है, तो उसको करने को इनसाइडर ट्रेडिंग करने, यानी कंपनी में अवैध या गैरकानूनी तरीके से व्यापार करना, यानी इलीगल और इलीगल ट्रेड प्रैक्टिस इन कंपनी। तो अगर कोई भी ऐसा करता है कि कंपनी में गलत तरीके से व्यापार करता है, इलीगल तरीके से, इसे फ्रॉडुलेंट कहा जाता है। फ्रॉडुलेंट कहा जाता है यानी गलत तरीके से डील करना, फ्रॉड तरीके से डील करना। और ऐसा करना मैंने बताया इलीगल है, और अगर ऐसा करता हुआ कोई पकड़ा गया तो सेबी उस पर जुर्माना। इसलिए देखो एक क्वेश्चन में ये आया था कि सेबी का काम है इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करना, तो अच्छी बात है ना, हाँ, इसको रोकने का काम सेबी करता है। अभिजीत एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये इंक्रीज डिक्रीज क्यों? देखो बुल जनरली तौर पर आप जानते हैं सांड को रिप्रेजेंट करता है, और जो बियर है मेरे भाई समझो ये भालू को रिप्रेजेंट करता है। जो भालू है उसकी गर्दन हमेशा नीचे की ओर रहती है। अब ये सिंबल है, अब इसके पीछे के कारण मत जानिए ज्यादा कि हाँ ये एक सिंबल है, यानी कि भालू जो कि नीचे की ओर दिखता है ये हमेशा घटने को सिंबलाइज करता है। बियर जो बुल है वो हमेशा ऊपर की ओर देखता है। इसका मतलब ये इलीगल क्या कर सकता है? इलीगल करने का मतलब है जैसे कंपनी की जानकारियां पहले से किसी और को दे देना। अब कंपनी की जानकारियां अगर पहले से किसी और के पास होंगी, भाई मान लो कंपनी में 100 लोग हैं और उसमें से 2 लोगों को आपने जानकारी दे दी, तो आपके घर वाले जानकार हैं। अब उन 2 लोगों को तो फायदा होगा उस बात से, लेकिन बाकी के 98 लोगों की उसकी वजह से नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा करना कंपनी के लिए सही नहीं है। कंपनी के लिए सब बराबर हैं। कंपनी किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन पहले से लीक नहीं कर सकती, इसको बोला जाता है। और डीमेट अकाउंट क्या है भाई संजय? मैंने बताया बैंक में एक खाता खुलता है। अब जो आप पैसे शेयर बाजार में लगाओगे वो डीमेट अकाउंट से पैसे जाएंगे, और जब शेयर बेचोगे तो डीमेट अकाउंट में आएंगे। मतलब डीमेट का लेन देन ही सिर्फ शेयर बाजार में होता है और इसका यूज कहीं नहीं होता है। ये इंक्रीज डिक्रीज क्या? शेयर की वैल्यू। भाई आपने कोई शेयर लिया 100 रुपए का, अब वो बढ़ के हो गया 110 का, मतलब ये इंक्रीज हो गया, या रह गया 90 का कम होकर तो डिक्रीज हो गया। तो बुल का मतलब है इंक्रीज ऑफ शेयर वैल्यू या इंक्रीज ऑफ शेयर प्राइस। ऐसे लिख देता हूं पूरा, शेयर की कीमत में वृद्धि, और इसका मतलब डिक्रीज ऑफ शेयर प्राइस यानी शेयर की कीमत में कमी। एक बार इसको नोट कर लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैंने कहा ना क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको मैं, समझ में आएगा। इसको नोट करिए भाई। चलिए भाई, अभी मैं आपको बताता हूं इसके बाद। तो प्रॉफिट का हिस्सा, इनसाइडर ट्रेडिंग, बुल और डीमेट अकाउंट, ये 4 वर्ड हो गए। अगले 4 वर्ड दिखेगा ध्यान से।
अब देखो पहले बात समझना, एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं आईपीओ। ये बहुत पूछा जाता है, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसी को हम लोग प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं, आईपीओ या प्राइमरी मार्केट। पहले पूरी बात समझना। देखो होता क्या है, जब कोई भी कंपनी, देखो मेरी बात समझना, जब कोई भी कंपनी पहली बार पहली बार शेयर बाजार को सेल करने आती है, जैसे आप कहेंगे सर एलआईसी एक कंपनी जो 1956 में बनी थी, 56 में, लगभग लगभग 70 साल पहले, लेकिन 70 साल से वो 100% गवर्नमेंट की थी, कोई शेयर मार्केट में नहीं बिकता था। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल पहले, आपको याद रखना है, पहली बार एलआईसी के कुछ शेयर बेचे गए, पहली बार। अभी पेटीएम कंपनी है, उसको पहली बार शेयर बेचे गए, स्विगी, जोमेटो, इन सबके पहली बार बेचे गए। तो कंपनी जब पहली बार बेचती है तो वहां पर जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा आगे, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है हमारे, समझो बात। तो जब कोई कंपनी बीएसई और एनएसई दो स्टॉक एक्सचेंज में जाती है, वहां से लोग हम शेयर खरीदते हैं भाई। लेकिन जब पहली बार बिकता है ना, तो पहली बार डायरेक्टली बेचा जाता है, यानी कि डायरेक्टली कंपनी जो है वो शेयर वाले खरीदने वाले को देती है, पहली बार में डायरेक्टली होता है। पहली बार के बाद क्या होता है कि फिर हम उस शेयर को कंपनी के थ्रू नहीं, बल्कि एक स्टॉक एक्सचेंजर होता है, वहां से लेते हैं। एग्जांपल समझना, जैसे आपको मैं कहूं कि आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको जूते खरीदने हैं, आपको कोई मोबाइल खरीदना, आप कहां जाओगे? सर इस देश में या इस दुनिया में लाखों कंपनियां हैं, या फिर मुझे अमेरिका का कोई सामान खरीदना है। अब मुझे अमेरिका के सामान को खरीदने के लिए अमेरिका थोड़ी जाना पड़ेगा, सर मैं जाऊंगा अमेजॉन की साइट पर, अमेजॉन की साइट पर जाऊंगा, वहां लिखूंगा मुझे क्या चाहिए, और वो मुझे सारे प्रोडक्ट दिखा देगा जो इंडिया में मिल सकते हैं। मैंने वहां प्रोडक्ट सेलेक्ट करा और मैंने उसको खरीद लिया। मैं ग्राहक हूं, खरीदने वाला। बेचने वाली कंपनी अमेरिका में है या इंडिया के किसी शहर में है, लेकिन मुझे मिला किसके माध्यम से? अमेजॉन के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम से, मिंत्रा के माध्यम से। तो अब ऐसा ही शेयर बाजार में होता है, पहली बार में डायरेक्टली सेल परचेज होता है, पहली बार में। उसके बाद जब होता है तो उसके लिए हमने स्टॉक एक्सचेंज बनाए हैं देश में। आप बस ऑनलाइन जाओ, नेट पर जाओ, उसके शेयर देखो, रेट क्या चल रहा है, और आपको लगता है तो खरीदो या बेच दो, मर्जी आपकी है। कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी आपको थोड़ी सी। तो आईपीओ क्या होता है? जब कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है, फर्स्ट टाइम, बिल्कुल बिल्कुल यही होंगे, बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो आप कहेंगे व्हेन ए कंपनी इश्यू फर्स्ट टाइम शेयर, इसी को आईपीओ भी कहते हैं, इसी को प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं, फर्स्ट टाइम शेयर, जैसे कि अभी कुछ समय पहले एलआईसी ने किए। तो पहली बार करना। अच्छा, फिर पूछेगा अगर सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, या एफपीओ किसे कहते हैं? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, या सेकेंडरी मार्केट। इसका मतलब है पहली बार के बाद, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? पहली बार के बाद, अभिषेक बस अब तो टाइम आ ही गया इसको पूरा करने के बाद, पहली बार के बाद स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, इसे हिंदी और इंग्लिश में स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, पहली बार के बाद स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से यानी
थ्रू स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर फर्स्ट टाइम। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या बताऊंगा मैं आपको आगे, भी वेट करना। पहली बार के बाद। अच्छा भाई, एक शब्द आता है गिल्ट एज मार्केट। देखो, गिल्ट एज मार्केट, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, गिल्ट एज्ड मार्केट। देखो, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो इन्वेस्टमेंट तो हम बहुत सारी जगह कर सकते हैं भाई। देखो, अगर मैं कहूं LIC है जो एक सरकारी कंपनी है, अभी सरकारी तो है ना, थोड़ा सा शेयर बिका है उसका, और एक और कंपनी है कोई इंश्योरेंस की जो पूरी तरह प्राइवेट है। मैं किसी भी कंपनी में शेयर में खरीद सकता हूं। अभी मेरी बात समझना ध्यान से देवेंद्र, अभी बताऊंगा उस बारे में। लेकिन आप कहेंगे कि सर अगर हम किसी भी कंपनी में खरीदते हैं, अमूमन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, हम सरकारी कंपनी के शेयर खरीदें या प्राइवेट कंपनी के? तो जहां हमें डिपेंड करेगा ज्यादा प्रॉफिट होगा। देखो, पहली बार शेयर बेचे गए, जब पहली बार के बाद भाई आपने शेयर खरीदे हैं, अब वो आप उसको जब बेच दोगे तो कोई और खरीद लेगा, फिर और खरीदेगा। थ्रू का मतलब माध्यम से, थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस आफ्टर फर्स्ट टाइम, यानी शेयर सेल, पहली बार के बाद के माध्यम से शेयर बेचना, के माध्यम से शेयर बेचना, यानी आफ्टर फर्स्ट टाइम सेल, यहां लिख रहा हूं मैं, सेल शेयर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस आफ्टर फर्स्ट टाइम। बात पूरी लिख दी आपको, वरना आप समझ गए होगे कि यहां पर बात चली कि पहली बार शेयर बेचना और पहली बार के बाद शेयर बेचना, उसके बाद लगातार डील चलती रहती है भाई। अच्छा, तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सरकारी चीजों में, सरकारी प्रतिभूतियों में, यानी सरकारी सिक्योरिटी में, सरकारी चीजों में, प्रतिभूतियों में निवेश करना, यानी सरकारी कंपनियों के शेयर में पैसा लगाना। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जब भी हम पैसा लगाएं तो किसी गवर्नमेंट चीज में ही लगाएं, गवर्नमेंट के शेयर्स में पैसा लगाएं, गवर्नमेंट कंपनीज में लगाएं, उसको कहते हैं गिल्टेज मार्केट। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अभी बताऊंगा दिव्य, थोड़ा वेट कर लो भाई। चलो, एक होता है सर इसके बाद कूपन रेट, किसे कहते हैं कूपन रेट? चार वहां लिखे थे, चार यहां लिखो पहले इस स्लाइड पर, कूपन रेट क्या होता है? कूपन रेट कहते हैं, देखो एक्चुअली क्या है यहां पर, कि जो ब्याज दर होती है हमारी, क्या ब्याज की दर, जो इंटरेस्ट होता है उसी को शेयर बाजार की भाषा में कूपन रेट कहा जाता है। इंटरेस्ट रेट को ही शेयर बाजार की भाषा में कूपन रेट कहा जाता है। तो ब्याज दर को ही यहां पर कूपन रेट भी कहते हैं, याद रखिएगा। अभी लिखिए भाई, मैं बताऊंगा, अभी मैं स्टॉक एक्सचेंज बताता हूं कैसे डील करते हैं इसमें। कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाए। चलिए, इसको नोट करिए एक बार, डन करिए जल्दी से। पहली बार शेयर जारी करना उसे IPO करना कहते हैं, पहली बार के बाद करना उसको FPO करना कहते हैं, सरकारी कंपनियों में इन्वेस्ट करने को गिल्टेज करना कहते हैं, और कूपन रेट कहते हैं, ब्याज दर कहते हैं जो इंटरेस्ट रेट मिलता है। अभी मैं समझा रहा हूं भाई, बात सुनना शिवम, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही कूपन रेट कहा जाता है। चलिए, ये किस चीज का इंटरेस्ट है बता रहा हूं भाई, ध्यान से सुनो।
चलिए भाई, तो मेरी बात समझो, एलआईसी इंश्योरेंस का काम करती है। एलआईसी में जो पैसा लगा होगा, जो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, उसके अंदर जो शेयर होगा, कंपनी के अंदर शेयर होते हैं भाई, रिलायंस कंपनी के भी तो शेयर होते हैं, पर उसके तो अलग अलग काम लगे होते हैं भाई। अब देखो ध्यान से, मैं एक बात और सिखा रहा हूं, फिर आपको प्रैक्टिस कराता हूं भाई। मुझे पता है थोड़ा टाइम लगेगा, मैं एक क्लास और लूंगा इस पर, ध्यान रखना। एक वर्ड होता है कॉल मनी, पहले समझो, कॉल मनी। एक वर्ड होता है नोटिस मनी। एक वर्ड है इसके बाद टर्म मनी। एक वर्ड है इसके बाद जिसे कहते हैं राइट इश्यू। समझना भाई, एक इसके बाद शब्द है, उसे कहते हैं बोनस इश्यू। उसके बाद एक शब्द है, इसे कहते हैं स्वेट इक्विटी। अभी ध्यान से सुनना। देखो एक बात मुझे बताओ कि जब कंपनी किसी को फ्री में कुछ देती है, ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैं आपसे यह कहूं कि जो कंपनी में लोग काम करते हैं, ऐसे ही कंपनी में लोग शेयर होल्डर होते हैं। अगर कंपनी के शेयर होल्डर हैं सॉरी, देखो भाई, मैं ये कह रहा था आपसे, जब कंपनी अपने शेयर धारकों को, जो भी शेयर धारक है कंपनी के पहले से, जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, उनको क्या मिलना चाहिए? अपने शेयर धारकों को मुफ्त में, फ्री में शेयर जारी करें, शेयर दें। भाई मान लो आप कंपनी के शेयर होल्डर हो और कंपनी आपको कहती है कि आपने 10 खरीदे हमसे, हम आपको एक एक्स्ट्रा देंगे फ्री में, कोई पैसा नहीं लेंगे। इसको क्या कहते हैं? बोनस करना कहते हैं। कहोगे व्हेन कंपनी प्रोवाइड या कंपनी गिव शेयर टू शेयर होल्डर, जो भी कंपनी में शेयर होल्डर है उसको शेयर दिया जाए विदाउट कॉस्ट, बिना पैसों के, कोई पैसा नहीं लिया जाए उससे। अभी बात को समझ, तो उसे कहते हैं बोनस देना। अच्छा, एक होता है राइट इशू, जब कंपनी नए शेयर, कंपनी ने नए शेयर लेकर आई है, कुछ और शेयर बेचेंगे, नए शेयर पुराने शेयर धारकों को ही ऑफर करे। देखो मेरी बात समझो, पूरी बात। देखो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी में मान लो 1000 लोग शेयर होल्डर है पहले से, कंपनी को नए शेयर और बेचने हैं, लेकिन कंपनी चाहती है कि कोई और इंसान ना खरीदे, सिर्फ वो खरीदे इसमें से जो ऑलरेडी हमारे शेयर होल्डर है। देखो पैसे तो कंपनी को मिलेंगे शेयर जो खरीदेगा उससे, लेकिन कंपनी में लोग नहीं बढ़ेंगे, लोग उतने ही रहेंगे, लेकिन शेयर ज्यादा बिक जाएंगे। भाई कंपनी ने नए शेयर बेच दिए, पैसा भी ले लिया, पर ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा मैनेजमेंट करना होगा और वहां परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए कंपनी ने कहा कि जो हमारे पुराने शेयर होल्डर हैं, हम सिर्फ उन्हीं को शेयर बेचेंगे। व्हेन कंपनी ऑफर न्यू शेयर, नए शेयर और लाई है कंपनी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो पहले से है हमारे, हम उन्हीं को बेचेंगे, किसी और को नहीं बेचेंगे, उन्हीं को ऑफर करेंगे। अच्छा, एक और बात समझो, जो कंपनी में एम्प्लॉय होता है, अब कंपनी का एम्प्लॉय कोई काम करता है तो उसको बदले में क्या मिलता है? सोचिएगा,
आप कहेंगे अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी का एम्प्लॉय है और वो काम करता है अगर, तो उसको सैलरी मिलती है। कंपनी को फायदा हो तो भी सैलरी है, लॉस हो तो भी सैलरी है, ज्यादा कमाए तो भी सैलरी, कम कमाए तो भी सैलरी है। अब मैं कहूं कि कंपनी का एम्प्लॉय को अगर कंपनी अपना हिस्सेदार बना ले, शेयर होल्डर बना ले, अगर कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी का शेयर होल्डर भी बन जाएगा तो क्या होगा सर? वो अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे सैलरी भी मिलेगी और जो मैंने इन्वेस्टमेंट करा है मुझे उसका प्रॉफिट भी मिलेगा। तो हर कोई कंपनी में अच्छा काम करेगा जिससे कंपनी का फायदा बढ़ेगा, उनकी अपनी कमाई भी बढ़ेगी व्यक्ति की, और साथ साथ एम्प्लॉय के अलावा कंपनी का फायदा भी होगा। तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, अपने ही एम्प्लॉय को कम कीमत में शेयर कहती है मार्केट में 100 रुपए का शेयर बिकता है, हम तुम्हें 40 रुपए में देंगे, लेकिन क्योंकि तुम हमारे एम्प्लॉय हो इसलिए। तो उसे कहते हैं स्वेट इक्विटी करना। कंपनी अपने कर्मचारियों को, बस इन शब्दों को ध्यान रखना, अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉइज को कम कीमत पर, अब देखो एक में क्या था, पूरी कीमत पर, एक है फ्री कीमत पर और एक है कम कीमत पर, कम कीमत पर शेयर ऑफर करें कि भाई आप हमारे एम्प्लॉई हो तो हम आपको कम कीमत में शेयर देंगे, बाकी के लिए ज्यादा है तुम्हारे लिए कम हो जाएगा। व्हेन कंपनी ऑफर शेयर टू एम्प्लॉइज एट लो प्राइस, इसे कहते हैं। तो तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, जब एक बैंक किसी दूसरे बैंक को लोन देता है एक दिन के लिए, एक बैंक द्वारा अन्य बैंक को, जब एक बैंक किसी और बैंक को एक दिन का ऋण, जब आप कहो कि एक बैंक ने किसी दूसरे बैंक को एक दिन का लोन दिया, एचडीएफसी बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक को एक दिन के लिए अगर पैसा दिया तो उसको कॉल मनी कहेंगे। अच्छा, एक बैंक ने द्वारा अन्य बैंक को 2 से 14 दिन का ऋण दिया जाए, 2 से 14 दिन का अगर ऋण दिया जाता है तो उसको नोटिस मनी। अगर एक बैंक किसी दूसरे बैंक को 14 दिन से अधिक समय का, से अधिक का ऋण दे, तब उसको बोलते हैं नॉट टर्म मनी। बात समझ में आ रही है? राइट और बोनस में फर्क यह है कि राइट इश्यू जो दिए जाएंगे अपने पुराने शेयर होल्डरों को ही, तो उनसे पैसा लिया जाएगा, क्योंकि तो कंपनी बेच रही है, बस ये चाहती कि आप पुराने लोगों में से कोई खरीदे। बोनस जो दिया जाता है, बोनस का मतलब है फ्री में देना। जैसे दिवाली पर एम्प्लॉय को कंपनी अपने लोगों को बोनस देती है कि भाई आपने पहले से हमारे शेयर होल्डर बने हो, हम आपको एक एक फ्री में देंगे। फ्री में देना बोनस होगा, पैसे लेकर देंगे तो राइट इश्यू होगा। बात समझ में आ रही है? और जो एम्प्लॉय को देंगे वो स्वेट इक्विटी होगा। इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्लास को, और इंग्लिश में लिख लेते हैं। व्हेन या इंटरबैंक लैंडिंग फॉर, इंटरबैंक लैंडिंग यानी एक बैंक दूसरे बैंक को फॉर 1 डे या ओवरनाइट, एक दिन। यहां पर हो गया इंटरबैंक लैंडिंग फॉर 2 to 14 days, लैंडिंग फॉर 2 to 14, ये हो गया इंटरबैंक लैंडिंग फॉर मोर देन 14 days। तो आज की क्लास में ना भाई ज्यादा नहीं खींच रहा हूं मैं क्लास, क्योंकि फिर समझने में मुश्किल आ जाएगी थोड़ी सी। मैं एक क्लास एक्स्ट्रा ले लूंगा, वैसे मेरा इरादा था आज इसको पूरा करने का, बट कोई बात नहीं, हम एक क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे, लेकिन इतना जितना समझ में आ जाए कम से कम। तो अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद उनके जवाब आपको ध्यान से देने हैं, ठीक है? बाकी अगली क्लास में इस चैप्टर को पूरा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मंडे को क्लास करेंगे वो हम अपनी। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए फिर आप लिख लीजिए। बोनस शेयर जारी करने के बारे में
कौन सी संस्था जो होगी वो दिशा निर्देश यानी डायरेक्शंस देती होगी, रूल्स बनाती होगी? बताइए मुझे, क्या लगता है आपको? बोनस शेयर जारी करने के बारे में दिशा निर्देश जो होगा, जो वित्तीय संस्थान होंगे वो जारी करेंगे, तो वो कौन से होंगे? तो क्या लगता है भाई आपको? देखो, हम जानते हैं कि सर आरबीआई का तो शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं, स्टॉक एक्सचेंज का कोई नहीं, तो इसके थ्रू होता है सर। बिल्कुल, कॉल मनी पे ब्याज लगता है, नोटिस मनी पर, सब पर ब्याज लगता है। ये ब्याज फिक्स नहीं होता, ये अलग अलग होता है, चेंज होता रहता है। आप कहोगे सर या तो सरकार या सेबी, तो जवाब होगा सेबी, क्योंकि सेबी ही इस काम को करेगा। कोई बात नहीं, मैं नोट करा दूंगा, पहले आंसर करिए भाई। तो आप कहोगे सर अगर कोई भी कंपनी शेयर, सेबी ही तो है ना सबकी रेगुलेटर, भाई सारे नियम कानून बनाने वाली संस्था तो सेबी ही है। तो सेबी क्या करेगी, वो डिफाइन करेगी कि कौन कौन बोनस शेयर जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन बताइए मुझे, स्वेट इक्विटी किसे जारी किए जाते हैं? भाई बताइए। तो स्वेट इक्विटी जो वर्ड आएगा ये हमेशा किसके लिए आएगा सर? ये एम्प्लॉय के लिए आएगा। स्वेट इक्विटी जो शब्द होगा ये हमेशा एम्प्लॉय के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 59 से बोलिएगा आंसर। एम्प्लॉय के जो कर्मचारी हैं उनको दिया जाएगा स्वेट इक्विटी। वेज एंड मीन एडवांस क्या होता है? वेज एंड मीन एडवांस क्या होता है? सोच के बताना भाई, वेज एंड मीन एडवांस शब्द किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। देखो, वेज एंड मीन एडवांस क्या बताया था मैंने, याद करो। जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार, हमारी दोनों सरकार आरबीआई से पैसा लेती है। बताया था ना मैंने आपको। सर वो फैसिलिटी जिसके तहत हमारी केंद्र की और राज्य की सरकार आरबीआई से लेती है, उसको बोला जाता है यहां पर, है ना भाई? उसको क्या बोला जाता है? तो आप कहोगे सर उसी को हमने कहा जाता है भाई यहां पर। बोनस शेयर और राइट शेयर किसको दिए जाते हैं? बोनस शेयर और राइट शेयर किसको दिए जाते हैं भाई? बोनस शेयर और राइट शेयर किसको दिए जाते हैं? तो ये हमेशा कंपनी के पुराने शेयर होल्डरों को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डरों को दिए जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर डील करें तो कौन सा बाजार कहलाता है?
चलिए भाई, तो उसी को सेकेंडरी कहते हैं सर, उसी को सेकेंडरी कहते हैं। गिल्ट एज मार्केट किसे कहा जाता है? एफपीओ भी समझाया ना मैंने। एफपीओ भाई देखो, पहली बार के बाद, अभी शेयर बाजार बताऊंगा ना, भी आगे एक क्लास और ले रहा हूं भाई मैं आपके लिए, इसीलिए देखो हमारा मकसद एक ही है, एग्जाम के लिए अच्छा करना, काउंट नहीं करना है दिनों को। गिल्ट एज मार्केट वर्ड का यूज कब होता है भाई? चलिए भाई, तो क्या कहेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। चलिए देवेंद्र, कोई बात नहीं, आंसर बता रहे थे, अच्छी बात है। अच्छा, बुल और बियर शब्द कहां यूज होते हैं? थोड़ा स्लो करा दिया मैंने आपको, कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा सही। सर, बुल और बियर शेयर बाजार में यूज होने वाले शब्द हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं भाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी यहां तक। एक आखिरी सवाल है कि कॉल मनी क्या होती है? एक आखिरी सवाल, 51 का पूछ रहे हैं, सी नहीं होगा, और तो बहुत पीछे चला गया। 51 51 51 51, नहीं नहीं, सेकेंडरी मार्केट होगा, स्पेसिफिकली बात हो रही है ना उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 था आई थिंक। आज के लिए आखिरी सवाल कीजिए, फिर बाकी कल कराता हूं, मतलब कल अगले लेक्चर में कराता हूं इस टॉपिक को पूरा। वित्तीय बाजार के संबंध में कॉल मनी क्या होती है? अच्छा, ये 25 है पहले तो। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था के वित्तीय बाजार के दो खंड हैं। पीडीएफ क्वेश्चन के साथ मिलेगी, ये फाइल आपको आज की क्लास के साथ मिलेगी, आज की पीडीएफ के साथ मिलेगी, ये बात सही है। लंबी अवधि के लिए मुद्रा बाजार होता है, ये बात गलत है। तो यहां पर आप कहोगे सिर्फ एक सही है, ओनली पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है सर यहां। और जो मैं क्वेश्चन करा रहा था वो कौन सा था भाई? क्वेश्चन नंबर 26 था। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 26 था। जब एक बैंक किसी दूसरा बैंक को एक दिन का लोन देता है उसे कॉल मनी कहते हैं, यह सही है। और एक दिन के लिए कोई कोलेट्रल यानी कोई गारंटी नहीं चाहिए होती। याद रखना, जब एक बैंक किसी दूसरे बैंक को लोन देता है तो उसके लिए कोई गारंटी, लोन के बदले गारंटी जो होती है वो नहीं देनी होती है, यही एक सही है। तो गारंटी नहीं होती, हाँ ये सही है कि एक दिन का होता है। तो मुझे बताइए कि भाई अगली क्लास में जब आप लोग आएंगे तो पढ़कर आएंगे या नहीं? नेक्स्ट लेक्चर में जब आप लोग आएंगे तो पढ़कर आएंगे ना, इन दोनों क्लास को देखकर आएंगे जब, तो तीसरी क्लास जल्दी पूरी हो जाएगी और उसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने क्लास बढ़ा दी है, बट टेंशन मत लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।